खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस सर्च ऑपरेशन में सेना के आतंकियों से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। यहां कल से मुठभेड़ जारी है। रात में ऑपरेशन रोके जाने के बाद सुबह से फिर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। त्राल के चेवा उल्लर इलाके में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन जारी किया और उसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ही उत्तर कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस महीने कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अब तक 32 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि इस साल 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए जा चुके हैं। अभी तक का ये कुल आंकड़ा है, 100 आतंकी ढेर किए गए हैं। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंक पर प्रहार लगातार जारी है, तो वहीं त्राल में 3 आतंकियों का सफाया किया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। तो कश्मीर में देखा जा रहा है कि लगातार आतंकी हमले की कोशिश में है, लेकिन इनकी कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, 3 आतंकियों को मार गिराया। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। तो वहीं सीबीएसई की 12वीं की बाकी परीक्षाओं को निरस्त करने को लेकर कोर्ट की सुनवाई में कोई फैसला नहीं निकला और कोर्ट ने फिर से आज सुबह 10:30 बजे तक सुनवाई टालते हुए सरकार को वैकल्पिक परीक्षा और परीक्षा के रिजल्ट में आई पहलुओं पर स्पष्टता के साथ पेश होने को कहा है। जज एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने कहा कि सरकार आज सुबह 10:30 बजे अंतिम सुनवाई से पहले संशोधित मसौदा अधिसूचना पेश करेगी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के चलते रद्द हुई 10वीं की परीक्षाएं और कोरोना संक्रमण के कारण रद्द हुए 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होनी थी, लेकिन सरकार ने इनको रद्द करने का फैसला लिया है क्योंकि परीक्षा के लिए स्कूल खाली नहीं है और महामारी की स्थिति भी भयावह है। तो आज फिर परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका। सुनवाई से पहले पेश किया जाएगा संशोधित मसौदा। फिलहाल जो हालात अभी बने हुए हैं पूरे देश के, उसके मद्देनजर ही कोई फैसला लिया जाएगा। आज एक बार फिर 10:30 बजे सुनवाई होगी। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जमीन का समतलीकरण का काम चल रहा है। जल्द ही राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी होगा। अब इसकी हलचल रामलला के कार्यशाला में देखने को मिल रही है। साल 1990 के दशक से श्री राम जन्मभूमि के वे पत्थर जो मंदिर निर्माण के लिए तराश कर रखे गए हैं, उन पर लगी गंदगी को छुड़ाने के लिए एक कंपनी तेजी के साथ काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक 15 से ज्यादा कारीगर रात दिन पत्थरों पर लगी गई और गंदगी को साफ करने में लगे हैं। पत्थरों की सफाई के लिए पानी का प्रेशर और 24 तरीके के केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कंपनी पूरे तरीके से स्वदेशी है। कंपनी की माने तो 3 से 4 महीने में कार्यशाला में रखे पत्थरों की सफाई का काम पूरा हो जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी ऑनलाइन वीडियो के जरिए राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कर सकते हैं। उसके मद्देनजर चहलकदमी इन दिनों कार्यशाला में तेजी से देखी जा रही है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में गो पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना से खुले में चराई की रोकथाम तो होगी ही, इसके अलावा सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व के दिन से होगी। इसकी जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने दी है। गोधन न्याय योजना के बारे में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि इसका उद्देश्य प्रदेश में गो पालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके जरिए से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ की नरवा, गरुआ और घुरुआ बाड़ी इसे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। गांव में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गोठानों का निर्माण किया गया है। राज्य के 2200 गांवों में गोठानों का निर्माण हो चुका है और 2800 गांवों में निर्माण किया जा रहा है। आने वाले 2 से 3 महीने में करीब 5000 गोठान बन जाएंगे। इन गोठानों को होम आजीविका और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इन गोठानों को हम आजीविका केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण भी महिला स्व सहायता समूहों के जरिए शुरू किया गया। ये समिति राज्य में किसानों, पशुपालकों, गौशाला संचालकों और बुद्धिजीवियों के सुझावों के अनुसार 8 दिन में गोबर क्रय का दर निर्धारित करेंगी। तो योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व के दिन से होगी। गोधन न्याय योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो बहुत जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी और हरेली पर्व के दिन ही इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें कि इस योजना से कई सारे ऐसे गरीब मजदूर हैं, गरीब परिवार हैं, गरीब किसान हैं जिनको सीधा फायदा होगा। तो मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अचानक इंदौर पहुंचकर अरबिंदो अस्पताल का दौरा किया। यहां उन्होंने पूरे वार्ड का निरीक्षण किया और कोरोना मरीजों से बात कर इलाज के साथ अन्य संबंधित जानकारी ली। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा पीपीई किट पहने नजर आए, तो वहीं उन्होंने मरीजों से बात करने के दौरान कहा कि सरकार आपके साथ है, किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदौर को वुहान कहने वालों को आड़े हाथों लेते हुए मैं ये कहता हूं कि पहले दिल्ली और मुंबई के हाल देख लें। तो ये कहना था स्वास्थ्य मंत्री का और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सबसे पहले इन 2 राज्यों के हालात देखें और फिर कुछ कहें। और अस्पताल का निरीक्षण किया उन्होंने, फीडबैक भी लिया आखिर कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं अस्पतालों में, क्या समय पर मरीजों को सुविधा दी जा रही है उनकी ज़रूरत अनुसार। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की नरोत्तम मिश्रा ने। तो लद्दाख के गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाएगी, जिसके तहत पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा में चीनी अतिक्रमण का विरोध दर्ज कराएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारकों, गांधी जी या किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा के सामने तिरंगा झंडा लेकर इकट्ठा होंगे और मोमबत्ती दिया जलाएंगे। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने नियंत्रण रेखा के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि चीन ने समझ लिया है कि भारत की स्थिति क्या है, तभी उसने ये कदम उठाया है। और दरअसल कांग्रेस देश की जनता को बताना चाहती है कि मोदी सरकार चीनी घुसपैठ की सच्चाई छिपा रही है और सरकार के इस रवैये से देश की सुरक्षा और भूभागीय अखंडता खतरे में आ गई है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। तो लगातार राहुल गांधी ने ट्वीट कर कई सारी बातें ऐसी हैं जो रखी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि देश भर में आज शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और साथ ही उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो गया है, राजधानी ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की राह पर है। तो वहीं कोरोना विस्फोट के बीच होम आइसोलेशन का मसला सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि होम आइसोलेशन के मुद्दे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल 2 बार अपने फैसले से पीछे हट चुके हैं। डीडीएमए की बैठक में एलजी ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया जिसमें कोरोना पॉजिटिव को कोविड सेंटर जाना जरूरी था। अभी तक नियम के मुताबिक किसी भी कोरोना पीड़ित या कोरोना संदिग्ध को सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना केयर सेंटर में जाना जरूरी था। उसके बाद सलाह मिलने के बाद वे घर पर होम आइसोलेशन में रह सकते थे। केंद्र के निर्देश पर उपराज्यपाल ने ये नियम 20 जून से लागू किया था। तो वहीं इस नए नियम को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार विरोध जता रहे थे। मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी और इस नियम को वापस लेने को कहा था। इससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राज्य में हर कोरोना संदिग्ध को 5 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहने का आदेश दिया था, जिस पर भी बवाल हुआ था और बाद में ये फैसला वापस ले लिया गया था। इस मसले को लेकर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के छतरपुर में 10,000 बेड का नया कोविड केयर सेंटर काम करना शुरू कर देगा। एशिया में सबसे बड़े कोविड सेंटर के रूप में विकसित किए गए अस्पताल का जिम्मा आईटीबीपी को दिया गया है। छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में बने इस सेंटर का नोएडा में भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से इन सेंटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि नोडल एजेंसी के तौर पर आईटीबीपी ने आज कार्यभार संभाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तैयार किए गए इस केयर सेंटर पर मरीजों की देखरेख की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आईटीबीपी के अनुभवी डॉक्टरों और प्रशासकों की टीम ने राधा स्वामी व्यास छतरपुर के इस केंद्र में आकर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। आईटीबीपी की टीम ने दिल्ली सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों और आश्रम के कई अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की। इसमें दिल्ली जल बोर्ड, विद्युत विभाग, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आज करीब 2000 बेड की क्षमता वाला सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। धीरे धीरे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए इसमें वृद्धि की जाएगी। कोविड-19 केयर सेंटर की अधिकतम क्षमता 10,200 बेड तक की जा सकती है। ये अब तक का सबसे बड़ा सेंटर होगा, जिसमें करीब 1000 से भी ज्यादा डॉक्टरों के शामिल होने की संभावना है। तो दिल्ली में 10,000 बेड का कोरोना सेंटर तैयार हो गया है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी आप देखिए, ये सबसे बड़ा सेंटर कहलाएगा। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज 20वें दिन लगातार इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर का इजाफा और डीजल में 17 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से ज्यादा हो गई है और 1 लीटर डीजल के लिए आपको 80 रुपए चुकाने होंगे। इस तरह 20 दिन में डीजल 10 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में भी लगभग 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि 7 जून से पेट्रोलियम कंपनियों ने आज तक लगातार 20 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 82 दिनों तक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। दिल्ली में यह पहली बार है कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा बिक रहा है। तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों को वापस लेने की मांग करते हुए पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के विधायकों संग साइकिल मार्च भी निकाला था। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। आज 20वां दिन है, लेकिन अब भी यही देखा गया है कि कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके चलते परेशान जनता है और इन चीजों को लेकर लगातार विपक्षी आवाज उठा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द सरकार ये फैसला वापस ले। अब पेट्रोल का दाम एकदम से बढ़ गए, दिक्कतें तो हो ही रही है क्योंकि
काम धंधा भी ऐसा है नहीं अभी, और जो जॉब करते हैं वहाँ पे भी सैलरी पूरी नहीं मिल रही, कट कुटा के मिलती है आधी के करीब। तो अब दिक्कत तो हो रही है। अब एकदम पेट्रोल के दाम बढ़ गए, थोड़े बहुत भी नहीं आए थे, मतलब बढ़ते रहते हैं, 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये ऐसे बढ़े जा रहे हैं। तो अब डीजल से भी ऊपर डीजल ऊपर है, नहीं शायद, हाँ डीजल के रेट से डीजल भी ऊपर पहुँच गया। तो हमारे व्हीकल बाहर जाते हैं तो हमें जो 10-5 रुपए बचने होते हैं वो भी नहीं बच रहे हैं आजकल। मतलब रोटी के मतलब बोलते हैं ना, वो हो गए हैं। सर महंगाई तो बहुत बढ़ रही है जी, पर क्या करें, डीजल का रेट इतना ज़्यादा हो गया, पेट्रोल का इतना ज़्यादा हो गया। पहले 72 रुपये रेट था डीजल पेट्रोल का, अब सर कम से कम नहीं 82 रुपये रेट हो गया। तो हमारे मालिक हमारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे, और यानी कि ये लॉकडाउन हमारे के लिए समझ लो, यानी कि ये लोक है, ये हम इस समय बहुत ज़्यादा में दुखी में है। सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए। बात ऐसे है, आगे ही बहुत महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से पेट्रोल के रेट डबल होने के उम्मीद पे है। कितना रोज के डेली बढ़ रहा है पेट्रोल, इसका क्या फायदा। इससे तो लॉकडाउन करके वैसे ही हम आगे चिंतन में हैं, और सरकार से विनती है जितना हो सके पेट्रोल और डीजल का रेट कम करे। अरे इससे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही, क्योंकि ये हर आदमी की एक बेसिक चीज़ है। आप समझिए, ये 2 रुपये बढ़ता है, इससे डीजल 2 रुपये सब दोनों बराबर हो गया है। हर एक आदमी को प्रॉब्लम हो रही है। सर हर रोज़ जो रेट बढ़ना वो तो सरासर गलत बात है सर। इससे हमारे काम पे इफेक्ट पड़ता है। मैं रोज़ डीजल यूज़ करता हूँ, रोज़ डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उससे हमारे काम बढ़ रहा है। हर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कॉस्टलियर इफ़ इन केस अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ेगा। जो जितने भी रोज़मर्रा की जो साजो इफेक्ट पड़ेगा, तो थिंग्स आर गोइंग। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था पेट्रोल और डीजल को लेकर जनता का, कि सीधे ये हमारी जेब पर असर पड़ रहा है इसका, और कहीं ना कहीं अब सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके से कीमतें ना वो बढ़ाएं और एक ही कीमत रखें। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के चलते देश भर में स्कूल बंद है, लेकिन अभिभावकों को हर महीने मोटी फीस देनी पड़ रही है। ठीक ऐसा ही मामला पटना के एक बड़े स्कूल से सामने आया है। देखिए कैसे अभिभावकों के सवाल पूछने पर स्कूल प्रशासन गुंडागर्दी पर उतर आया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें पटना के एक बिशप स्कॉट स्कूल की है, जहां ट्रांसपोर्ट फीस वसूले जाने से अभिभावक परेशान थे और इसके संबंध में जानकारी के लिए स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से सवाल करने लगे। इस दौरान स्कूल पहुंची बच्चे की मां ने बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जिस पर प्रिंसिपल भड़क गई और फिर अपने स्टाफ को बुलाकर महिला के साथ बदतमीजी पर उतारू हो गए। Yes, ma'am. School no. Yes. How dare you are making video in this? नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन भी देना है, एनुअल भी देना है और ट्यूशन फी भी देना। आप मुझे बस ये बोलिए। नहीं, हम आपको बताते हैं। हाँ बताइए। आप अप्रैल मंथ में फी नहीं दी, मई मंथ में नहीं दी, जून में नहीं दी। गवर्नमेंट का कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 3 महीने का फी नहीं देना। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूरी बात ओके आपको जो वीडियो बनाना है बनाइए। ओके। और एक सेकंड, हेलो मैम, संजीव जी को मैं पढ़ाना है तो ही तो। इसके बाद बाहर से आया आदमी भी महिला के साथ बहस करने लगा और देखते ही देखते बात बिगड़ गई। इसके बाद स्कूल के अंदर छीना झपटी होने लगी और महिला का मोबाइल छीन लिया गया। हमारे पास यहाँ पे आके वीडियो बनाना क्यों नहीं बना रहे? नहीं, बिल्कुल पढ़ाना है तो ही तो। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि क्यों आप लोगों ने कुल मिलाकर लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की मनमानी किस कदर बढ़ी है, इसे आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। आज ये स्थिति हो गई हम लोगों की, मतलब इन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं, बस अपनी फीस की चिंता है। अपनी जेब भरने के लिए प्राइवेट स्कूल कुछ भी कर सकते हैं।
अनामिका मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देखा आपने किस तरीके से अभिभावकों के सवाल पूछने पर स्कूल प्रशासन गुंडागर्दी पर उतर आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।